हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल श्री राम स्टडी ग्रुप पर। आज फिर से आप लोग के लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी सीरीज के तीसरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 11 की संगीत पुस्तक के चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 है तबला एवं पखावज वाद्यों पर बजने वाले वर्ण एवं बोल। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि तबला और पखावज पर कौन कौन से वर्ण एवं बोल बजाए जाते हैं उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को आगे शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर है तबला वाद्य पर बजने वाले मूलतः 10 वर्ण माने जाते हैं। तबला वाद्य जो है उस पर मूलतः 10 वर्ण बजते हैं, जिनमें 6 वर्ण दाहिने तबले पर तथा 2 वर्ण बाएं तबले या डग्गे पर स्वतंत्र रूप से बजाए जाते हैं। बाएं तबला को डग्गा कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो टोटल तबला पर 10 वर्ण बजाए जाते हैं, जिसमें दाहिने तबले पर 6 वर्ण एवं बाएं तबले पर 4 वर्ण मूल स्वतंत्र रूप से बजाए जाते हैं, जबकि 2 वर्ण को संयुक्त वर्ण माना गया है। दाहिने तबले पर 6 वर्ण एवं बाएं तबले पर 2 वर्ण बजाए जाते हैं स्वतंत्र रूप से, जो जिसका कि बांटा हुआ है कि ये वर्ण दाहिने तबले पर ही बजेंगे और ये 2 वर्ण जो कि बाएं तबले पर बजेंगे, और बाकी 2 वर्ण जो है उसको संयुक्त वर्ण माना जाता है, जो कि दाहिने एवं बाएं दोनों तबले पर बजाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ वर्णों का निकास भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसको कि इस पर निकास लाया जाता है, इस पर बजाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करें बाएं तबले पर कौन कौन से वर्ण बजते हैं। तो बाएं तबले पर बजने वाले वर्ण 2 वर्ण हो गए, जिसको बाएं तबला को डग्गा भी कहते हैं। तो बाएं तबले पर कौन कौन से वर्ण 2 बजते हैं? कत के की, ये तो कत के की। दूसरा हो गया घे या गे, ये 2 वर्ण बाएं तबले पर बजते हैं। कौन कौन? पहला हो गया कत के या की, दूसरा घे या गे। और दाएं तबले की बात करें तो दाएं तबले पर 6 वर्ण स्वतंत्र रूप से बजते हैं। पहला हो गया त न, दूसरा ती या ते, इधर हो गया तून या तू, फिर तिन, फिर ट या र, फिर दिन, थू, न, ता। ये 6 वर्ण जो हैं ये दाहिने तबले पर स्वतंत्र रूप से बजाए जाते हैं। कौन कौन हो गया? पहला ता या न, दूसरा तिन, तीसरा ती या ते, चौथा ट या र, पांचवा तुन या तू, छठा हो गया दिन, थू, न, ता। तो ये 8 वर्ण 6 दाहिने तबले पर और 2 बाएं तबले पर जो स्वतंत्र रूप से बजाए जाते हैं, जबकि 2 वर्ण अर्थात ध और धिन संयुक्त वर्ण माना जाता है। टोटल 10 वर्ण में 6 वर्ण जैसा कि आप लोगों ने देखा दाएं तबले पर, 2 बाएं तबले पर, और 2 ऐसे वर्ण हैं ध और धिन जो संयुक्त वर्ण माना जाता है, ध और धिन। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दाहिने तबले पर जो निकलने वाले वर्ण हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दाहिने तबले पर पहला वर्ण है त या न। तो दाहिने तबले पर अनामिका को रखते हुए तर्जनी से, यह अनामिका उंगली हुआ, तर्जनी उंगली के बारे में बात कर रहा है, तबले की चाटी पर आघात करके उठा लेने से त या न की ध्वनि उत्पन्न होती है। चाटी पर आघात करते समय मध्यमा उंगली ऊपर की ओर होनी चाहिए। त और न कैसे तब दाहिने तबले पर बजाया जाता है? तो अनामिका उंगली को रखते हुए तर्जनी से तबले की चाटी पर आघात करके उठा लेने से त या न की ध्वनि उत्पन्न होती है, और चाटी पर आघात करते समय मध्यम उंगली ऊपर की ओर होनी चाहिए। दूसरा है तीन। तो तीन के बारे में देख लेते हैं। दाहिने तबले पर अनामिका को रखते हुए तर्जनी से लब पर आघात करने से तीन की ध्वनि उत्पन्न होती है।
तीन की ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? तो दाहिने तबले पर अनामिका को रखते हुए तर्जनी से लव पर आघात करने से तीन की ध्वनि उत्पन्न होती है। लव क्या होता है या चाटी क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग ने पखावज और तबला के अंग के बारे में कैसे दिखते हैं चैप्टर 2 इसके पहले का वीडियो में डाला हुआ है। उसमें बताया गया है कि चाटी क्या किसे कहते हैं, लव किसे कहते हैं, तबला के किस भाग में कहाँ पर चाटी लव होता है, सब बताया गया। आप उस वीडियो को देख लें तभी आसानी से समझ में आएगा। अगले बात करें वर्ण ती या ते का, तो मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा अंगुलियों को आपस में जोड़कर दाहिने तबले को सियाही के मध्य में आघात करके दबा देने से ते या ती की ध्वनि उत्पन्न होती है। ती और ते के बारे में है, तो मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा अंगुलियों को आपस में जोड़कर दाहिने तबले की सियाही के मध्य में आघात करके दबा देने से ते या ती की ध्वनि उत्पन्न होती है। बात करें आगे तो ट और र का, तो ट और र वर्ण किस तरह से ध्वनि उत्पन्न निकालती है ट और र का, तो तर्जनी से सियाही के मध्य भाग में आघात करके दबा देने से ट या र बजता है। बजाते समय शेष अंगुलियां ऊपर की ओर उठी होनी चाहिए। जो लोग बजाते होंगे तबला उनको ये बात का पता होगा ट और र कैसे निकलता है। जब तर्जनी अंगुली से सियाही के मध्य भाग में आघात करके दबा देने से ट या र बजता है। बजाते समय जब ट या र को बजाते हैं उस समय तर्जनी अंगुली के अलावा बाकी जितने भी अंगुलियां हैं, अनामिका हो गया, कनिष्ठ हो गया, ये सभी को ऊपर की ओर उठी होनी चाहिए और तर्जनी से सियाही के मध्य में आघात करके दबा देने से ट या र बजता है। पांचवा वर्ण है तुन या तू, तो तुन या तू कैसे उत्पन्न होते ध्वनि? तो दाहिने तबले में सियाही के किनारे पर तर्जनी से आघात करने पर ध्वनि तुन या तू उत्पन्न होती है। तू या तुन बजाते समय उंगलियों का कोई भी हिस्सा तबले से नहीं लगना चाहिए। दाहिने तबले में सियाही के किनारे पर तर्जनी से आघात करने पर ध्वनि तुन या तू उत्पन्न होती है। तू या तुन बजाते समय उंगलियों का कोई भी हिस्सा तबले से नहीं लगना चाहिए। वर्ण छठा वर्ण है न या त या दिन या थुन, तो इसके ये ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो हाथ की चार उंगलियों को आपस में जोड़कर दाहिने तबले की सियाही के शीर्ष भाग पर आघात करके उठा लेने से थुन या दिन की ध्वनि उत्पन्न होती है। अब बात करें आगे तो डग्गे पर निकलने वाले वर्ण के, जो दो वर्ण हैं जो बाएं तबला या डग्गा पर निकलता है वो कैसे उत्पन्न होता है उसका ध्वनि। तो पहला है वर्ण कत या के या की, तो इस वर्ण कैसे यह ध्वनि कैसे निकलता है? तो बाएं हाथ की कलाई को मैदान में रखते हुए चारों उंगलियों को आपस में मिलाने और बाएं तबले के किनारे पर आघात कर उसे दबा देने से कत या के या की ध्वनि निकलती है। तो कैसे निकलती है? जब बाएं हाथ की कलाई को मैदान में रखकर चारों उंगलियों के आपस में मिलाकर बाएं तबले के किनारे पर आघात कर देते हैं, दबा कर बजा देते हैं, तो उसे कत या के की ध्वनि निकलती है। दूसरा वर्ण है घे या गे, जिसके बारे में थोड़ा मतलब जान लेते हैं। डग्गे पर बाएं हाथ की कलाई को मैदान में रखते हुए, मतलब बाएं तबले पर बाएं हाथ की कलाई को मैदान में रखकर मध्यमा और अनामिका उंगलियों को आपस में जोड़कर सियाही और किनारे के बीच के स्थान पर आघात करने से ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो ध्वनि घे या गे उत्पन्न होती है। जब अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली बाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगली को आपस में जोड़कर कलाई को मैदान में रखकर सियाही और किनारे के बीच के स्थान पर जब आघात करते हैं और उससे जो उत्पन्न ध्वनि होता है वो घे या गे कहलाती है। अब तबला और डग्गे पर वैसे बोल जो उनका निकास होता है, जो स्वतंत्र रूप से किसी पर भी बजाया जा सकता है, जो स्वतंत्र नहीं है कि ये सिर्फ बाएं पर बजेगा या दायां पर। तो उसमें है पहला वर्ण तिर या टिट, पहला वर्ण है तिर या टिट। तो टिट दाहिने तबले पर बजने वाला बोल है। दाहिने हाथ की मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों के
आपस में जोड़कर दाहिने तबले की स्याही के मध्य में आघात करके दबा देने से ती वर्ण बजता है। तर्जनी से स्याही के मध्य भाग में ट आघात करके दबा देने से ट वर्ण बजता है। ट बजाते समय मध्यमा और अनामिका अंगुलियों की ऊपर की ओर उठी होनी चाहिए। तो तीर और तिट की ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो जब तिट जो है वो दाहिने तबले पर बजने वाला बोल है। दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका और कनिष्ठा अंगुलियों को आपस में जोड़ लेने के बाद जब तबले की स्याही के मध्य में आघात करते हैं तो ती वर्ण बजता है। और तर्जनी से स्याही के मध्य में ट आघात करके दबा देने से ट वर्ण बजता है। और ट बजाते समय मध्यमा और अनामिका अंगुलियों ऊपर की ओर उठी होनी चाहिए। और दूसरा वर्ण है तिरकिट। तो तिरकिट जो निकास का वर्ण है तबले या डगे के, तो तिरकिट के बारे में जान लेते हैं। इस ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? तो इसकी ध्वनि दाहिने और बाएं हाथ को मिलाकर निकलती है। दोनों हाथ का यूज इसमें होता है। डगे पर बाएं हाथ की कलाई तीर के समान तिट को मैदान में रखते हुए चारों उंगलियों को आपस में मिलाते हैं और बाएं तबले के किनारे पर मध्यम और अनामिका अंगुलियों से आघात करते हैं। इससे की ध्वनि निकलती है। इस प्रकार ध्वनि ट जिससे आपस में मिलाकर दाहिने तबले की स्याही के मध्य में आघात करने पर तिरक बोल बजता है। इस प्रकार संयुक्त रूप से तिरकुट बोल बजाया जाता है। तिरकिट कैसे बजाया जाता है आपने देखा, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो इसकी ध्वनि दाहिने और बाएं हाथ को मिलाकर निकलती है। डगे पर बाएं हाथ की कलाई तीर के समान तिट को मैदान में रखते हुए चारों उंगलियों को आपस में मिलाते हैं और बाएं तबले के किनारे पर मध्यमा और अनामिका उंगलियों से आघात करते हैं। इससे की ध्वनि निकलती है। इस प्रकार ध्वनि ट जिससे आपस में मिलाकर दाहिने तबले की स्याही के मध्य में आघात करने पर तिरक बोल बजता है। इस प्रकार संयुक्त रूप से तिरकिट बोल बजता है। अगला वर्ण है गदिगन। गदिगन तो ये डगे पर बजते हैं। बाएं तबले पर दी बजाते हुए दाहिने तबले पर चारों उंगलियों को जोड़कर ग बजाने के लिए दाहिने तबले पर स्याही के निचले भाग में न बजाते हुए ग और फिर से डगे पर गदी गन। इस प्रकार मध्यमा और उंगलियों को जोड़कर स्पर्श करते हैं तो गदी गन बोल बजता है। गदी गन बोल कैसे बजता है इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो डगे पर इसको बजाते हैं। दी बजाते हुए दाहिने तबले पर चारों उंगलियों को जोड़कर ग बजाने के लिए दाहिने तबले पर स्याही के निचले भाग में न बजाते हुए ग फिर से डगे पर गदी गन। इस प्रकार मध्यमा और अनामिका उंगलियों को जोड़कर स्पर्श करते हैं तो गदी गन बोल बजता है। अगला वर्ण है चौथा वर्ण। चौथा है घीड़नग। घीड़नग तो घे या घी बोल घी डगे पर बजते हुए दाहिने तबले पर मध्यमा और अनामिका उंगलियों से स्याही के मध्य में आघात करके चाट पर न और ग बोल बजाते हुए तर्जनी से डगे पर बजाएंगे। इस तरह घीड़नग बोल बजता है। घे या घी बोल घी डगे पर बजाते हुए दाहिने तबले और पर मध्यमा और अनामिका उंगलियों से स्याही के मध्य में आघात करके चाट पर न और ग बोल बजाते हुए तर्जनी से डगे पर बजाएंगे। इस तरह घीड़नग बोल बजता है। पांचवा वर्ण है धागे तिट। तो ये इसके ध्वनि कैसे उत्पन्न होता? दाहिने और बाएं तबले पर संयुक्त रूप से गे बजाते हुए तर्जनी से डगे पर धा बजाते हैं और दाहिने तबले पर जैसे ऊपर बताया गया है तिट बोल बजते हैं। फिर से इसको देख लेते हैं धागे तिट को। तो दाहिने और बाएं तबले पर संयुक्त रूप से गे बजाते हुए तर्जनी से डगे पर धा बजाते हुए दाहिने तबले पर जैसा ऊपर बताया गया है। अभी तिरकिट में या तिट कहता में तिट कैसे बजता है उस तरह तिट बोल बजा देते हैं तो धागे तिट की ध्वनि उत्पन्न होती है।
छठा वर्ण है दिन दिन। तो दिन दिन की ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है तबले से, दायां और बायां तबला से, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो दिन दिन जो है वर्ण बोल, ये दाहिने तबले पर बजने वाला बोल है। ये बोल जो है जो दाहिने तबले पर है। दाहिने तबले पर स्याही के शीर्ष पर चारों उंगलियों को मिलाकर 2 बार आघात कर हाथ उठाने से दिन दिन बोल बजता है। कैसे बजता है? तो सबसे पहले तो ये दाहिने तबले पर बजने वाला बोल है। दूसरा कि दाहिने तबले पर स्याही के शीर्ष पर चारों उंगलियों को मिलाकर, जो तबले की स्याही है उसके ऊपरी भाग पर चारों उंगलियों को मिलाकर 2 बार आघात कर हाथ उठाने से, 2 बार बजाने के बाद हाथ फिर उठा लेने से दिन दिन बोल बजता है। तो दिन दिन की ध्वनि कैसे निकलती है आप लोगों ने देखा। अब बात करें तो अब है पखावज के बोल के बारे में। तो पखावज के बोल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भारतीय संगीत में प्राचीन काल से संगीत वाद्यों की एक समृद्ध परंपरा रही है। पखावज के वर्णों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि आरंभिक चरण में इसमें सिर्फ 4 वर्ण थे, त, दिन, थू और ना। तो पखावज जब इस आरंभिक समय था, जब शुरुआती चरण थे, तो पखावज में ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 4 वर्ण थे। वो वर्ण है ता, दिन, थुन और ना। तो ता किस तरह ध्वनि उत्पन्न होती है पखावज से, उसके बारे में जानते हैं। दाहिने हाथ के निचले हिस्से अर्थात हथेली से दाहिने पूरी पर पूरा और खुला आघात करने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को त कहा जाता। ता वर्ण से ही ल, र और ओ आदि वर्णों को भी ध्वनि आती है। आघात करने के इस प्रकार को थाप और थपिया भी कहा जाता है। तो त जो वर्ण है उसी वर्ण को बजाने से, आघात करने से ही वर्ण ल, र और ओम आदि वर्णों का भी ध्वनि आती है। जिस प्रकार त वर्ण के ध्वनि उत्पन्न होती है उसी प्रकार त वर्ण बजाने से ही ल, र और ओम आदि वर्णों की भी ध्वनि आती है। और आघात करने की इस प्रक्रिया को थाप और थिपिया भी कहा जाता है। अगला वर्ण है दी। तो दी दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को एक साथ मिलाकर, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को एक साथ मिलाकर जब अंजुली की तरह बनाकर पखावज की दाहिनी पूरी की स्याही पर खुला प्रहार करते हैं। कैसे करते हैं? दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को एक साथ मिलाकर जब अंजुली की तरह बनाकर, अंजुली मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, पखावज की दाहिनी पूरी की स्याही पर खुला प्रहार करते हैं, तो उससे निकलने वाली ध्वनि दी कहलाती है। और जिस तरह दी का ध्वनि उत्पन्न होता है, ल, व, म और हा आदि वर्णों के वादन भी इसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कैसे? 5 उंगलियों को एक साथ जोड़कर दाहिने मुख के पूरी पर जब आघात करते हैं अंजुली की तरह आकार बनाकर, तो जिस प्रकार दिन निकलता है उसी प्रकार से ल, व, म और ह आदि वर्णों के वादन भी इसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें दूसरा वर्ण पखावज के, जो प्रारंभिक काल में 4 वर्ण थे उसमें से एक थे दिन, दूसरा था थून। पहला त, दूसरा दिन, तीसरा थू। तो थू ध्वनि कैसे निकलते हैं ये जान लेते हैं। तो थू के बारे में कहा गया है कि बाएं हाथों की 5 उंगलियों को एक साथ अंजलि जैसा मोड़, जैसे दिन के दाएं हाथ के 5 उंगलियों को एक साथ जोड़कर अंगुली जैसा मोड़कर दाहिने मुख के पर बजाया जाता था, उसी प्रकार थू बाएं हाथ की 5 उंगलियों को एक साथ अंजुली जैसा मोड़कर पखावज के बाएं मुख पर लगे आटे पर खुला प्रहार करते हैं, तो उसे थुन कहा जाता है। ग और घ वर्णों का वादन भी इसी प्रकार किया जाता है। तो जिस प्रकार थू बजाया जाता है उसी प्रकार पखावज पे ग और घ वर्ण का भी ध्वनि उत्पन्न होता है। जैसे थू उसी तरह ग और घ, जैसे दिन उसी तरह ल, व, म और ह।
दी की तरह 4 वर्ण, ल, व, म और ह, और थू के तरह जैसे 2 वर्ण, ग और घ वर्ण आदि का वादन इसी प्रकार किया जाता है। अब पखावज के चौथे वर्ण ना की ध्वनि कैसे निकलती है, तो इसका ध्वनि निकालने का तरीका है, दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से पखावज के दाहिने मुख की चाटी पर हल्का प्रहार करते हैं तो उससे उत्पन्न ध्वनि को ना कहा जाता। दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से पखावज की दाहिने मुख की चाटी पर हल्का प्रहार करते हैं तो उससे उत्पन्न ध्वनि को ना कहा जाता है। इन्हीं 4 वर्णों के आधार पर पखावज पर बजने वाले अनेक वर्णों और बोलों की रचना हुई है। आधुनिक युग के अधिकांश विद्वान पखावज के कुल वर्णों की संख्या 7 माने, जिनमें से त, दिन, यू, न के अलावा ते और टे और क भी शामिल है। प्रारंभिक काल में ये 4 माने गए थे, लेकिन अब आधुनिक युग में 3 और शामिल किए गए हैं। विद्वान लोग को मानना है कि पखावज से ते, टे और का भी वर्ण निकलता है। तो अब ये आधुनिक युग के 3 वर्ण के बारे में जान लेते हैं। तो पहला वर्ण है ते। तो ते कैसे बजाया जाता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ते जो है वो कनिष्ठा, नामिका और मध्यमा उंगलियों को एक साथ मिलाकर पखावज के दाएं मुख पर बंद वादन करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसे ते, ती और ट कहा जाता है। तो जिस तरह ते बजाया जाता है उसी ती और टा भी बजाया जाता है। तो कनिष्ठिका और अनामिका और मध्यमा उंगलियों का प्रयोग होता है ते बजाने में। इन तीनों उंगलियों को एक साथ मिलाकर पखावज के दाएं मुख पर बंद वादन करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ते, ती या टा कहा जाता है। टे जो है दूसरा वर्ण टे है आधुनिक युग में। तो तर्जनी उंगली के अंगूठे के साथ संयुक्त करके पखावज के दाएं मुख पर बजाने से निकलने वाली ध्वनि को टे, ट, र आदि की संज्ञा दी गई है। तो तर्जनी उंगली के अंगूठे के साथ संयुक्त करके पखावज के दाएं मुख पर बजाने से निकलने वाली ध्वनि को टे कहते हैं। अब टे कहें या उसी को ट भी कहते हैं, फिर उसी से रा भी निकलता है। तो जिस तरह टे की ध्वनि उत्पन्न होती है ट और रा की भी संज्ञा भी दी जाती है। संज्ञा टे को ट और र भी कहते हैं विद्वान लोग, और ते को ती और ट भी कहा जाता है। तो ट की अगला बात कर लें तो ट ही है। तो जैसे पखावज का ट वर्ण अलग अलग रचना प्रकारों में अलग अलग तरह से बजता है। जैसा कि आपने देखा अभी जिस तरह से ते बजता है उसी तरह ट भी यहाँ कहा गया है। जिस तरह टे बजता है उसी तरह ट यहाँ भी कहा गया है। तो टे की अलग अलग रचना प्रकारों में अलग अलग तरह से बजता है ट वर्ण। तो इसका ध्यान रखना होगा कि जैसे तिट के साथ क ट तर्जनी से बनेगा, जबकि तिरकिट और किटतक का ट कनिष्ठा, नामिका और मध्यमा को संयुक्त करके बजेगा। इस बात को ध्यान रखना है। आगे की वर्ण का बात कर लें तो अगला वर्ण है क, की और कत। तो क और की, कत के बारे में बात करें तो बाएं हाथ की 5 उंगलियों को एक साथ जोड़कर पखावज के बाएं मुख पर बंद आघात करने से जो ध्वनि उत्पन्न है वह क, की और कत के अंतर्गत आती है। पखावज के विद्यार्थियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इसके पढ़ंत और बजंत में अर्थात बोलने और बजाने में कई बार अंतर हो जाता है। जैसे तक्का थुंगा में त बाएं पर का की तरह बजेगा और का दाहिने पर ता की तरह। अर्थात बोलेंगे तक्का और बजाएंगे का। बोलने और बजाने में अंतर होता है। जैसे बोला जाता है तक्का और बजाया जाता है क। जैसे तक्का थुंगा में त बाएं पर का की तरह बजेगा, इसी तरह थुंग बाएं पर बजेगा और गा दाहिने मुख पर ता की तरह। जिस तरह ता बजाया जाता है उसी तरह गा बजाया जाएगा दाहिने मुख पर पखावज के। इसी तरह पखावज पर तकिट तका बोल को कति टकता की तरह बजाते हैं। तकिट तक बोल को कतिट कता की तरह बजाते हैं पखावज पर। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पढ़ने और बजाने में अंतर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं देखने को मिलता है पखावज में।
तो अगला वर्ण है ध। तो यह एक संयुक्त वर्ण है जो दाहिने हाथ से त और बाएं हाथ से ग को एक साथ बजाने से ध्वनि होता है। दाहिने हाथ से त और बाएं हाथ से ग की ध्वनि जब एक साथ उत्पन्न करेंगे तो वो जो ध्वनि उत्पन्न होगा उसको ध कहेंगे पखावज पे। आगे बात करें वर्ण की तो अगला वर्ण है धूमकीट। तो धूमकीट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये कैसे उत्पन्न होता है। तो यह पखावज का प्रमुख बोल है। धूम बाएं मुख पर दी की तरह बजता है और म दाहिने मुख पर बजता है। की बाएं पर और ट दाहिने तबले पर बजता है। तो इसको धूमकीट इस तरह धूमकीट धू बाएं मुख पर दी की तरह बजेगा और माँ दाहिने मुख पर बजता है। तो धू माँ हो गया। अब की बाएं पर ट और ट दाहिने तबले पर बजता है। तो धूमकीट इस प्रकार धूमकीट की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो देखिए यहाँ एक फोटो भी दिया गया है। पखावज वादक हैं, प्रसिद्ध वादक हैं पंडित पुरुषोत्तम दास। इनके बारे में ध्यान रखेंगे, एक अलग से वीडियो में लाएंगे। वाद्य यंत्र और उससे जुड़े कलाकार के बारे में कौन कौन से फेमस कलाकार हैं तो उसके बारे में भी एक वीडियो लाएंगे। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आप लोग के साथ मिलेंगे कुछ और नए प्रश्न के बारे में, कुछ नए चैप्टर NCERT की चौथे चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। और टेलीग्राम चैनल जो कि लिंक में डिस्क्रिप्शन और कमेंट में इसका लिंक दिया रहेगा, वहाँ ज्वाइन ज़रूर करें। वहाँ इसका PDF आपको प्राप्त हो जाएगा जिससे कि आप खुद ने पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर में और अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।